प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी में। कक्षा 10 का जो चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, इसी श्रृंखला में आज हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं की चर्चा करेंगे। कई रासायनिक अपक्रियाएं हमने पढ़ाई है, हमारे पीछे वीडियो जा चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 4 और महत्वपूर्ण अपक्रियाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली अपक्रिया होगी आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और दूसरी होगी द्विविस्थापन अपक्रिया, और तीसरी ऑक्सीकरण अपक्रिया, चौथी अपचयन अपक्रिया। और यदि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को मिला दें तो आपकी बनती है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है ना। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहले आपको क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया, फिर थर्ड आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अपक्रिया, और आपका फिर नेक्स्ट हो जाएगा अपचयन अपक्रिया। और यदि दोनों को आप यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो आपका लास्ट फाइनली जो बनेगा वो हो जाएगा रेडॉक्स अपक्रिया। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हम लोग 5 अपक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो डालते हैं हम लोग यहाँ पर आज प्रतिस्थापन अपक्रिया। इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। तो देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा है प्रतिस्थापन, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस अपक्रिया में क्या हो रहा होगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़ होती है उसके नाम में ही कुछ चीज़ें छिपी होती हैं, बस उसे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिस्थापन मतलब किसी भी चीज़ का अपने स्थान से हट जाना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से चल के वहाँ पर चले जाइए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये अपक्रिया है। इस अपक्रिया में ऐसे तत्व होते हैं जो अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसकी अब हम लोग परिभाषा बनाएंगे कि कैसे परिभाषा को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको बोलना है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए डिफिनीशन को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी हम लोगों की, आप नोट्स बनाते रहें। तो डिफिनीशन आपका होगा क्या, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं तो परिभाषा को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल दिखाते हैं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है और जिंक की क्रिया हम किससे करवाएं, FeSO4। ठीक है ना। ये आयरन सल्फेट है और ये आपका क्या है, जिंक है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ इसका, आयरन सल्फेट। नाम आप तैयार करते रहें यौगिकों का। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ZnSO4 और आयरन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि किस तरीके से जिंक आयरन को हटा दिया और
जो आयरन है वो अपनी जगह से हटकर अकेला हो गया। ठीक है ना। आप इस चीज़ को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले SO4 के साथ आयरन जुड़ा था, Fe जुड़ा था, लेकिन अब देखिए इस साइड यहाँ पर SO4 के साथ जिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किसके अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग। तो कौन से परमाणु किसी दूसरे परमाणु को कैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं और कौन से परमाणु किसी दूसरे परमाणु को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक थोड़ी फनी है, लेकिन आप उसे अगर याद कर लेंगे तो आपका रिएक्शन अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सी क्रियाएं हो रही हैं और कौन सी क्रियाएं नहीं हो रही हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे उस ट्रिक पर, उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे प्रतिस्थापन क्रिया आपकी क्लियर हो जाए। ट्रिक यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कौन से परमाणु किस परमाणु को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है ट्रिक में, लिथियम के बाबा, सरदार, नाना, काका, मांगे, आलू, मैंने, जिंदा, क्रो, पानी में फिर से फ्राई कर दिया। ठीक है ना। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। लिथियम के बाबा, सरदार, नाना, काका, मांगे, आलू, मैंने, जिंदा, क्रो, पानी में फिर से फ्राई कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, कोई आज आया है पटना। ये आपकी ट्रिक है। तो चलिए इसे हम केमिस्ट्री में कन्वर्ट करते हैं हिंदी से। तो आपको पता है लिथियम से आपका क्या बनता है, लिथियम, के से आपका पोटेशियम, बाबा से आपका बेरियम, और सरदार से आपका Sr स्ट्रोंशियम, और नाना से आपका सोडियम, और काका से आपका कैल्शियम, और मागे से आपका मैग्नीशियम, और आलू से आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, मैंने मतलब हो जाएगा मैग्नीज Mn, और जिंदा मतलब Zn, क्रो मतलब Cr, पानी में मतलब H2O या फिर अदरवाइज हाइड्रोजन। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर से मतलब आयरन, फ्राई मतलब फ्रेंशियम, कर दिया मतलब कैडमियम। ठीक। कोई का मतलब क्या हो जाएगा भैया, कापर। आज का मतलब आपका हो गया Ag, चांदी, और आया मतलब हो गया आपका Au, ठीक है ना, सोना, और रेड जिसे कहते हैं, और है मतलब हो जाएगा Hg जिसको पारा कहते हैं, और पटना से क्या हो जाएगा आपका Pt। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतने तत्वों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कौन से परमाणु किस परमाणु को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से सीख लीजिए कि लिथियम के बाबा, सरदार, नाना, काका, मागे, आलू, मैंने, जिंदा, क्रो, पानी में फिर से फ्राई कर दिया। ठीक। कोई आज आया है पटना। ठीक। इसको मैं अलग क्यों लिखा हूँ ये मैं बताता हूँ। आप नीचे भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप जो वाटर लिखा है, जो H लिखा है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को। ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से तत्व ज़्यादा क्रियाशील हैं और कौन से तत्व कम क्रियाशील हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन से आप ऊपर के तत्व देख रहे हैं, इनको ये अधिक क्रियाशील हैं। पॉइंट आप ध्यान से समझें, अधिक क्रियाशील परमाणु। ठीक। और जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है, एक तो ये है और ये है। ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो ये क्या है भैया, कम क्रियाशील परमाणु। ये आपका क्या हो गया, कम क्रियाशील परमाणु।
तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप किसी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसी मिलती हैं जिसमें कम क्रियाशील परमाणु अधिक क्रियाशील परमाणुओं को डिस्प्लेसमेंट करती हैं, लेकिन वो अपवाद स्वरूप होती हैं, ठीक है ना। तो आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन क्रियाओं में अधिक अक्रियाशील धातु या परमाणु, अधिक अक्रियाशील परमाणु या धातु, कम क्रियाशील परमाणु या धातु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित मतलब हटा देता है। ये आपका नोट पॉइंट है प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए, क्लियर है। तो जब आप इस सीरीज को सीख जाते हैं तो इस सीरीज से हमें ये पता चलता है कि कौन से परमाणु किस परमाणु को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पर दिखाया कि जिंक प्लस FeSO4 तो आपका बना था ZnSO4 और Fe। किस तरीके से मैंने किया आप देखिए, यहाँ पर जिंक कहाँ पर है, जिंक इस जगह पर है और जिंक इस जगह पर है, और आयरन को चेक कर लीजिए कहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है। तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और आयरन कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है ना। यदि इसी की जगह पर आयरन पहले होता और जिंक बाद में होता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, क्लियर है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम और एग्जाम्पल कुछ करवाते हैं आपको, और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर परमाणु उपस्थित हैं ये नीचे वाले परमाणु को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, मतलब उनकी जगह से हटा सकते हैं। जितने भी ऊपर के परमाणु हैं, आप देखिए ऊपर के परमाणु हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन हैं, इतने लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सभी लोग जितने भी नीचे के परमाणु हैं ये और ये, इनको इनकी जगह से डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। बट जितने भी हाइड्रोजन से नीचे की तरफ परमाणु हैं, आप देख रहे हैं ये सारे नीचे के परमाणु हैं, ये ऊपर वाले परमाणुओं को जो ऊपर हैं इनसे जो ऊपर हैं इनको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर बात है कि जितने भी परमाणु ऊपर उपस्थित हैं हाइड्रोजन से, ये नीचे वाले को तो हटा सकते हैं उनकी जगह से, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित परमाणु हैं ये ऊपर वाले तत्वों को उनकी जगह से नहीं हटा सकते हैं। क्लियर है। अगर इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए प्रतिस्थापन अपक्रिया को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो एक एग्जाम्पल और देखिए, Mg प्लस CuSO4, ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप बताइए क्या ये क्रिया पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपनी सीरीज में जाएंगे और अपनी सीरीज में देखेंगे क्या मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है, यदि ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। तो चलते हैं, मैग्नीशियम हमारा कहाँ पर है, मैग्नीशियम हमारा यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ पर है, कॉपर अपना यहाँ पर है। तो मैग्नीशियम कॉपर से ऊपर है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो आपका क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। और देखते हैं कुछ, जिंक प्लस H2SO4, यदि जिंक की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाए तो क्या बनेगा। तो देखिए जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, आप चेक कीजिए, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आपका हो गया सोडियम, यदि हम सोडियम की क्रिया किसके साथ करवा दें, आपका ले लेता हूं मैं H2SO4, ठीक है ना, इसके साथ करवा दिया जाए। तो आप देखिए सोडियम भी ऊपर है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो आपका बन जाएगा क्या, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। क्लियर है। अभी 1-2 एग्जाम्पल और देखिए जो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर Au की क्रिया CuSO4 के साथ करवा दी जाए, Au क्या है, सोना है,
और Ag ये चांदी है, इसकी क्रिया भी आप किससे करवा दें, FeSO4 के साथ। तो बताइए क्या ये क्रियाएं पॉसिबल हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए जो यहाँ पर Au है, जो सोना है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर, ठीक। और जो आपका कॉपर है ये कहाँ पर है, ये इस जगह पर है। तो मैंने आपको बताया क्या कि ऊपर वाले नीचे वाले को तो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले परमाणु ऊपर वाले को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो Au कॉपर से नीचे है, इसलिए ये अपक्रिया पॉसिबल नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से इसको चेक करते हैं। Ag ये चांदी है और ये आयरन है, ठीक। अब देखिए Ag कहाँ पर है, यहाँ पर है, और आयरन आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या Ag आयरन को विस्थापित करेगा? Ag का कंडीशन यहाँ पर है और आयरन का कंडीशन यहाँ पर है। तो Ag आयरन से नीचे है, तो नीचे है तो ये डिस्प्लेसमेंट कर नहीं पाएगा, इसलिए अपक्रिया क्या होगी, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अच्छा, इस अपक्रिया में एक ध्यान देने वाली जो बात है, जो आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, इसमें जब प्रोडक्ट बनता है तो ये हमें क्या प्राप्त होता है भैया, अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप, अभी मैं इसकी भी बात करूँगा। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नोट करके फिर से लिख देता हूँ। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया में, प्रतिस्थापन अपक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप किसे कहते हैं? ऐसी आबिलीय अशुद्धियाँ जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, अवक्षेप कहलाती हैं, ठीक है ना। किसी भी विलयन में उपस्थित आबिलीय अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, कि जो गल नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रतिस्थापन अपक्रिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब द्विविस्थापन अपक्रिया पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बनाते रहें। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग बच्चे देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन के बाद द्विविस्थापन अपक्रिया, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो आपने प्रतिस्थापन अपक्रिया देखा अभी, वो एकल विस्थापन थी। इसमें क्या बोल रहा है कि द्विविस्थापन, मतलब कि इसमें दो लोग अपने, दो परमाणु या आयन अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, मतलब परस्पर अदला बदली हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें सिंगल हो रहा था, इसमें डबल होगा। तो यदि हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें आयनों की या फिर परमाणुओं की परस्पर अदला बदली होती है, और जब परस्पर अदला बदली होगी तो नए यौगिक का निर्माण होगा। क्लियर है? जब भी कोई भी अपक्रिया होती है तो हमें नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रियाएं ठीक है ना। तो हमारी परिभाषा क्या हुई भैया
कि वह रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें परमाणु अथवा आयनों, ठीक है ना, चाहे वो परमाणु हो चाहे वह फिर आयन हो, के परस्पर अदला बदली होती है, ठीक है ना, या फिर विनिमय होता है। क्लियर है? और नए यौगिक का निर्माण होता है। अदला बदली को हम एक वर्ड और कह सकते हैं, विनिमय, ठीक है ना। अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय। तो जो अपक्रियाएं आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसमें दो परमाणु या फिर दो आयन अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, अपने परमाणुओं को बदल लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि वो किस तरीके की अपक्रिया है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ AgNO3, इसको क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। और आपका मैं लेता हूँ NaCl, क्या कहते हैं इसे? सोडियम क्लोराइड। तो कंपाउंडों का नाम आप याद करते रहें। यदि आप कंपाउंडों के नाम याद करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक से अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने कम से कम 100 कंपाउंड्स के बारे में बताया है, उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है, ये भी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। तो मैंने पहला रिएक्शन लिया आपके सामने कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। इस रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक और ले लेते हैं, तो एक साथ किया जाता है। एक हम लोग ले रहे हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक और देखते हैं BaCl2 प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। इन तीनों रिएक्शनों को एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? देखिए, ये दो तरीके से आप कर सकते हैं कि आप प्लस माइनस का निशान लगा के उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं इस सब क्रियाओं को। प्लस माइनस कहने का तात्पर्य है कि जो धातुएं होती हैं उनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और जो आयन होते हैं तो कुछ आयन ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो अधातुएं होती है उनके ऊपर भी नेगेटिव का चार्ज होता है। तो आप चार्ज के अकॉर्डिंग भी रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ एक चार्ज के अकॉर्डिंग किस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस किया जाएगा। तो सिल्वर Ag आपकी धातु है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? प्लस का। NO3 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। नाइट्रेट आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। सोडियम धातु है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? प्लस का। आपको मैंने बताया कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या करती हैं भैया? धनायन बनाती हैं। इसलिए जितनी भी धातुएं होती हैं उनके ऊपर किस प्रकार का आवेश होता है? धनायन प्रकार का आवेश होता है। और जो क्लोरीन है ये आपकी अधातु है। धातु अधातु के चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी से थोड़ा बहुत जानते रहें। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, तो हमेशा से ही आप जानते हैं कि प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करता है? माइनस वाले को। तो आपका प्लस Ag किसके साथ ऐड हो जाएगा? Cl के साथ। तो आपका एक प्रोडक्ट आ गया क्या भैया? AgCl, ठीक। और सोडियम प्लस है, NO3 माइनस है, तो आप इसको ऐड करा लीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा? NaNO3। इसका नाम अब क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस अपक्रिया में आपने अभी देखा कि दो परमाणु अपने स्थान को छोड़ चुके हैं और दूसरे के स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। कैसे? इसमें देखिए आगे Ag के साथ NO3 है, Na के साथ Cl है, लेकिन जब ये रिएक्शन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका Na के साथ क्या आ गया? Na के साथ पहले Cl था इस साइड में, अब Na के साथ कौन आ गया? NO3 आ गया। देखिए केवल क्या हो रहा है? परस्पर अदला बदली हो रही है, स्थानों का परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद Ag के साथ NO3 था, यहाँ पर Ag के साथ कौन आ गया? Cl आ गया। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है यदि आप इसे समझ जाते हैं। चलिए देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप अपने मन से करें, कॉपी पेन लेके बैठे रहें और करते रहें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर Ba के साथ Cl2 है और Na के साथ SO4 है।
तो Ba के साथ अब क्या आना चाहिए भैया, Ba के साथ क्या आना चाहिए, SO4 आना चाहिए। Ba के साथ Cl2 है और Na के साथ SO4 है, तो Ba के साथ अब क्या आ जाए, SO4, और Na के साथ क्या आ जाए, Cl2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जो आयन है ये परस्पर अपनी जगह को बदल लेंगे। क्लियर है। तो चलिए प्लस माइनस का आवेश लगाते हुए इसको भी सॉल्व करते हैं, आसानी होती है। बेरियम एक धातु है जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन एक धातु है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, सोडियम एक धातु है इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज, और सल्फेट एक आयन है जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। कितने माइनस के साथ, डाई नेगेटिव होता है, और बेरियम के ऊपर डाई पॉजिटिव होता है। तो हमको अभी यहाँ पर आयनों से मतलब नहीं है, हमको रिएक्शन बैलेंस करना है। तो परस्पर अदला बदली करेंगे तो Ba के साथ ये प्लस है, माइनस वाला इसका इधर का माइनस वाला ज्वाइंट होगा इसके साथ, तो आपका बन जाएगा क्या भैया, BaSO4। ध्यान से समझिए रिएक्शन को। प्लस Na के साथ कौन ज्वाइंट हो जाएगा, Cl, तो 2 Na है 2 Cl है, तो आपका बन गया 2NaCl। कभी भी ऐसे नहीं बनेगा Na2Cl2, ये गलत है। ठीक है ना, अणु फॉर्म नहीं होगा। ठीक, यौगिक बनता है, और वो जो यौगिक होता है वो एक नया उत्पाद होता है। जैसे आपने देखा कि इधर सिल्वर नाइट्रेट था और इधर सोडियम क्लोराइड था, लेकिन इस साइड आपको नया उत्पाद मिला, क्या, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया, इसको क्या नाम देंगे, बेरियम सल्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, BaSO4, इसका प्लस इसका माइनस, तो आपका बन गया BaSO4 प्लस, यहाँ से ले लीजिए CuCl2। क्यों, क्योंकि कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज होता है, तो यहाँ पर बैलेंसी बराबर है। ठीक है ना, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, तभी हमारा समीकरण क्या होता है बच्चों, संतुलित होता है। तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट अपक्रिया, समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, फिर अपचयन अपक्रिया। नेक्स्ट बच्चों ठीक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे, चीज़ों को समझना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है बच्चे ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। पहले टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे फिर रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना। और अपचयन क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना, ये पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि हमें ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानना है तो हम देखेंगे क्या उस परमाणु, उस तत्व में या उस परमाणु में क्या ऑक्सीजन का जुड़ाव हुआ है, क्या ऑक्सीजन जुड़ा है क्या। और अगर अपचयन पहचानना है तो देखना कि उस परमाणु से क्या ऑक्सीजन निकला है। तो ये दोनों कंडीशनों को आप अप्लाई करेंगे तो आप पहचान सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप चेक करें ऑक्सीजन अगर यहाँ पर जुड़ रहा है ऑक्सीकरण में तो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, यदि किसी भी क्रिया में किसी परमाणु के साथ से हाइड्रोजन निकल रहा है इसका मतलब उस परमाणु का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये दो कंडीशन है जो आप ध्यान रखेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्लस हो जाना और हाइड्रोजन का माइनस हो जाना किसी भी अपक्रिया में क्या कहलाता है भैया, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक। और किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीजन का माइनस हो जाना मतलब ह्रास हो जाना, निकल जाना, और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। पहले दोनों चीज़ अच्छी तरीके से समझ लीजिए फिर आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक।
तो ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करें आयनों के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण और अपचयन को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, आयनों के आधार पर, आयनों के आधार पर। तो यदि किसी भी धातु के ऊपर प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो उस चीज़ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आयनों के अकॉर्डिंग किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है, ठीक। तो किसी भी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति या प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल बताऊं जिससे आपकी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाएं। तो इससे मान लीजिए आपके पास सोडियम है और इस सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया या एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ये क्या बनाया, Na+। पहले सोडियम कितना था, 11 था एटॉमिक नंबर, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। और जब इसके ऊपर प्लस का चार्ज लग गया तो इसका मतलब इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की, यदि किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। और यदि वो दान कर रहा है तो उस तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तभी ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है Cl2 क्लोरीन और इसको मैं 2 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये बना रहा है 2Cl-, 2Cl-, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले क्लोरीन है, ठीक। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है भैया, अपचयन। इस तरीके से आप ऑक्सीकरण और अपचयन को आयनों के आधार पर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इतना रिवाइज करेंगे और ये ऑक्सीकरण और अपचयन को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीकरण और अपचयन की कुछ और एग्जाम्पल करवाएंगे। उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो रेडॉक्स अपक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कक्षा 11 में आपके लिए भी काम आएगा और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इसके रिएक्शंस आते हैं कि बताइए ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हो रहा है और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं। अब इस टॉपिक में हमें रेंसिडिटी पढ़नी है और कोरोजन पढ़ना है कि संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। उसके बाद फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इस चैप्टर के क्लोज होने के बाद हम लोग कुछ रिएक्शंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ईपी बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, इसी तरीके से आप हमारे साथ तैयारी करते रहें। आज का ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और मैं यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें हमसे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।